तो फिर एक सीनियर से मैंने बात किया, उनका वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जॉब छोड़ के, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि सर आपको रिग्रेट नहीं होता, आपने 4-5 साल तैयारी की जॉब छोड़कर, आप करियर में इतने पीछे हो गए, आप सेलेक्ट भी नहीं हुए? तो उनका वही आंसर था कि मुझे अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे प्राउड होता है कि मैंने कोशिश तो किया। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट होता। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अंतिम तक भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं सेलेक्ट हो ही जाऊँगा, लेकिन ये था कि मुझे अफसोस नहीं चाहिए ज़िंदगी भर कि मैं कर नहीं पाया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए YouTube चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं CGPSC के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उन्होंने CGPSC 2020 में डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हासिल किया है विद रैंक ऑफ 8th। मतलब आप समझ रहे हैं, इतने लाखों लोग दिलाते हैं CGPSC और उसमें 8th स्थान हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम है। तो आज हम लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, कैसे ये प्रिपेयर किया करते थे, कैसे अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखा इस पूरे जर्नी में, और सब कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून। और सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मतलब एक मार्केट में ना एक फैला हुआ है कि ना पीयूष भैया मतलब हमारे भैया कैसे हों, पीयूष भैया जैसे हों, कि आप इतना लोगों को ना इंस्पायर कर रहे हैं प्लस हेल्प कर रहे हैं। आपकी बुक्स आई हुई हैं, तो ऐसा है कि आप लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तो मुझे जानना है कि ये रोल मॉडल है कौन, आप अपने बारे में बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम पीयूष तिवारी है, और अभी मैं वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के रूप में बिलासपुर में पोस्टेड हूँ। और मेरी एजुकेशन NIT रायपुर से मैंने इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद फिर मैंने 2 साल जॉब किया है 17 to 19 अदानी में। और उसके बाद फिर मैंने जब मुझे लगा कि जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पा रही है, तो फिर मैंने 19 में जॉब छोड़ा और प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर CGPSC 19 में DSP के पद पर चयन हुआ, और फिर CGPSC 20 में DC के पोस्ट पर। बहुत सही। मतलब मुझे जानना है, सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू से एकदम पढ़ाकू थे क्या आप? मतलब अपने बारे में आप क्या कहेंगे कि मैं हमेशा से पढ़ाकू टाइप का था, कि आप फिर ग्रो किए, किस टाइप के पर्सन थे आप? हाँ, बचपन में क्लास 4th-5th तक तो नहीं पढ़ता था। फिर उसके बाद से क्लास 5th में अचानक से मेरा रैंक अच्छा आ गया, पूरे जिले में सेकंड आ गया। अच्छा। और उसके बाद फिर लगा कि अब हो सकता है पढ़ाई, और उसके बाद से फिर पढ़ाई अच्छी हो गई। लेकिन 2-3 साल क्लास 8 तक पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन हिंदी मीडियम से था, मैं छोटे शहर से था। फिर उसके बाद 9th में मैं महर्षि विद्या मंदिर बिलासपुर में है, तो मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई। और जैसे हमारे दिमाग में एकदम डाल दिया जाता है कि सिर्फ बड़े शहर के लोग या इंग्लिश मीडियम के लोग अच्छा कर सकते हैं, तो जब मैं यहाँ पे आया बिलासपुर में तो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगा, और उसी कारण मैंने पढ़ना फिर छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब मैं शायद एवरेज ही बन के रह जाऊँगा ऐसा। तो वो बीच में मतलब 9th और 10th में बस पास हुआ जैसे तैसे करके। फिर मैं 11th पहुंचा, तो मैं वहाँ भी जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो उसमें फेल हो गया। तो हाँ, उसके बाद फिर मेरी क्लास पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो फिजिक्स में जो हमारी टीचर थी, उन्होंने मैं बड़ी मम्मी के यहाँ रहता था, तो उन्होंने उनको बुलाया और काफ़ी डांटा मुझे कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये वो ऐसा करके। अच्छा। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मुझे डांटे, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के सामने नहीं डांटना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो बात मुझे खटकी, और फिर मैंने सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया, फिजिक्स। और मैं कुछ सोचता ही था कितना नंबर लाना है, क्या वो, जैसे तैसे मैंने पढ़ा, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ। तो उसके बाद फिर टीचर ने बोला कि पीयूष तुमने तो अनएक्सपेक्टेड कर दिया। तो मुझे लगा कि गया, मैं फिर डूब गया, फिर फेल हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि मैं पूरे क्लास में टॉपर था। तो मुझे लगा अगर 10 दिन 20 दिन पढ़ के यहाँ पे एक सब्जेक्ट टॉप कर सकता हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट भी क्यों नहीं। तो उसके बाद वापस मैंने पढ़ना चालू किया, और धीरे धीरे फिर सब में अच्छे आने लगे। और फिर फाइनली ये हुआ कि क्लास 12th में मेरा 90% आया और अच्छा रिजल्ट आया। और फिर उसके बाद फिर NIT में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे थी जर्नी। कोई सोच सकता है कि इनका मतलब फेल होने के कगार पे आ गए थे और आज फिर इतने बड़े पोजीशन पे। मैं यहाँ पे ना, अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट भी सुन रहा है ना, तो ये कहना चाहूँगा कि यार अपने उस पास्ट जिंदगी से ना ये नहीं सोचना चाहिए कि आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। वो तो बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते रहे कि तू अभी अच्छा नहीं कर रहा है तो तू बाद में भी अच्छा नहीं कर पाएगा।
ये आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल भी, मतलब हमको बस कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं टॉपर भी रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट भी रहा हूँ, हाँ। तो दोनों मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। अगर हमको लगता है हम अच्छा कर सकते हैं तो हम मेहनत दूसरी डायरेक्शन में करते हैं, रिजल्ट भी वैसे ही आता है। और जब हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो हम मेहनत भी कम करते हैं और रिजल्ट भी वैसे ही आता है। तो हमारी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है। ये बहुत अच्छी बात पता चली, क्योंकि ना जो हम लोगों को बचपन से नहीं रहता है कि मिडिल क्लास सोसाइटी में रहता है कि आप मतलब उतना अच्छा नहीं कर रहे हो तो आगे भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, पर आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि इससे पूरा चेंज किया। और मतलब मैं बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ऐसा कि आप जो आज बता रहे हैं ना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार, क्योंकि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो सोचते हैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आप सीधा बता रहे हैं कि मैंने बदला अपने आप को, और ये बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ जी, है ना। बहुत सही है। फिर आप आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, जॉब भी किया आपने जी, क्या करते थे, कैसे उसके साथ प्रिपेयर किया, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि मेरी फैमिली में और किसी का ऐसा सिलेक्शन हुआ नहीं था सिविल सर्विसेज में, और बचपन से दिमाग में डाल दिया गया था कि सिविल सर्विसेज बहुत तोप लोग ही करते हैं, आम आदमी से हो नहीं पाता है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था सिविल सर्विसेज में कभी करूंगा। 12th के बाद NIT में सिलेक्शन हो गया, तो सोचा था कि आम आदमी की तरह बस कुछ जॉब मिल जाए, अच्छा, कैसे भी करके बस जॉब मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो 4 साल वैसे ही निकल गए, फिर फाइनली जॉब लगा। उसके बाद फिर रियलाइज हुआ कि सिर्फ जॉब लगना काफ़ी नहीं है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, जो लोग मुझे जाने या फिर जो मैं काम करूं मुझे मजा आए वहाँ पे। मतलब मैं जब काम करता था लगता था एक आदमी जो ऑलरेडी रईस है उसको और रईस बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ अपन सोसाइटी को वापस दे नहीं पा रहे, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ना ही हमें कोई जानता है। तो ये चीज़ काफ़ी थी। तो मैंने जब जॉब लग गई फिर ये सिक्योरिटी आ गई कि अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचना चालू किया कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अच्छा। और सारी पहलुएं सोचे कि मतलब पूरी अंत तक मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, और सोशल प्रेस्टीज ऑब्वियसली सबको चाहता है, और अल्टीमेटली आप जो करते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है कि नहीं। तो सारी चीज़ें मैंने सोचा, तो उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचा कि सिविल सर्विसेज ही हम कर सकते हैं। उसके बाद 2 साल मैं जॉब कर रहा था, तो पहले 2 अटेम्प्ट थे मेरे में यही चेक करने के लिए था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैं पढ़ना चालू किया, लेकिन जॉब के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाती थी, लेकिन समझ आने लगा कि अगर पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड सैलरी से ही ना सेविंग स्टार्ट कर दी, और मेरी प्लान थी कि जब मैं जॉब छोड़ूं तो एटलीस्ट 2-3 साल की मेरी सेविंग हो जाए, और उसके बाद मैं अपनी खुद की सेविंग से तैयारी कर सकूं। तो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली कि 3 साल में कितना खर्च आने वाला है, कोचिंग में कितना खर्च लगने वाला है, और उसके बाद जब 2 साल हो गया तो एक वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया कि अब जॉब छोड़ूं तो बाद में कहीं जॉब तो लगी सकती है, अगर PSC में ना लगे तो। वर्क एक्स भी हो गया और सेविंग्स भी अच्छी खासी हो गई। उसी टाइम मुझे बोनस मिला था, अब मुझे लगा कि अब सही टाइम है छोड़ने का। तो सर बताने वाले हैं इनकी सैलरी कितनी थी, बताने वाले हैं। तो मेरी सैलरी अभी जो डिप्टी कलेक्टर की सैलरी होती है उससे ज़्यादा 3 साल पहले मेरी सैलरी थी, और 7 लाख का पैकेज था वहाँ पे। हाँ ये तो हाँ, तो जॉब कर रहा था वहाँ पे। फिर 19 में फिर जब बोनस फाइनली मिला, अब लगा कि 3 साल की सेविंग हो गई, फिर मैंने जॉब छोड़ा। बहुत सही। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब आज मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार कुछ अलग प्रिपेयर करेंगे, कहीं जाएंगे, मतलब तो ना एक आदत बन गई रहती है ना आपके जॉब में करते करते कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही उतने अच्छे से, और फिर पैसे आते रहते हैं ना, उसका अलग ही एक रहता है कि यार पैसे भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके साथ प्रिपेयर करना। मतलब आप एकदम वो दिलेर वाला डिसीजन लिए कि सब कुछ छोड़ के करेंगे करके, और ये वर्थ भी था जी। तो एक्चुअल में मैंने ना सैलरी जब मिलती थी मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया था। मैं उसके पहले भी जैसे स्टूडेंट की लाइफ होती है ना वैसे ही रखता था, और बाकी पैसों को सेव करता था, तो आदत चेंज ही नहीं हुई थी। और दूसरा क्या था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो छोड़ दूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा करके। तो फिर एक सीनियर से मैंने बात किया, उनका वो UPSC की तैयारी कर रहे थे जॉब छोड़ के, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि सर आपको रिग्रेट नहीं होता, आपने 4-5 साल तैयारी की जॉब छोड़कर, आप करियर में इतने पीछे हो गए, आप सेलेक्ट भी नहीं हुए? तो उनका वही आंसर था कि मुझे अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे प्राउड होता है कि मैंने कोशिश तो किया। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे ज़िंदगी भर रिग्रेट होता। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अंतिम तक भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये था कि मुझे अफसोस नहीं चाहिए ज़िंदगी भर कि मैं कर नहीं पाया। तो था कि 3 साल में ट्राई करता हूँ। मेरा यही था कि पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, 3 साल कोशिश करूँगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस जॉब में चले जाऊँगा। तो 3 साल का प्रिपरेशन था मेरा। तो फिर फाइनली मैंने 19 में छोड़ दिया जॉब। क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना हीटअप हो गया ना एनवायरनमेंट, इतना अच्छा डिसीजन आपका, और सब कुछ जानते हुए करना, और आज निकाल भी लेना, कितना प्राउड लगता है ना। वो बताओ तो वो मोमेंट कैसा था, वो दिन बताओ जिस दिन रिजल्ट आया है ना, और
पहले नहीं आया करता था। पहले जब नहीं आया था वो वाला भी बताना, और जिस दिन आया वो वाला बताना कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली आपके साथ। हाँ, उससे पहले डर तो लगता है कि हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे ये वो। इवन जब डिप्टी कलेक्टर वाला जो 2020 का रिजल्ट था, काफी डर लग रहा था। मैं मंदिर में जाके 1 घंटे तक बैठा था, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। कौन सा मंदिर है बता दो, सब लोग चले नालंदा और सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट बीचों बीच एक हनुमान मंदिर है, बस वही जाके बैठा हुआ था कि क्योंकि नॉर्मली पिछले बार 7-8 बजे तक रिजल्ट आ गया था, इस बार रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, तो और डर बढ़ते जा रहा था। फिर फाइनली मैं मंदिर में जाके बैठ गया, तब फिर 1 घंटा कटा, उसके बाद फिर रिजल्ट आया, तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी थी कि उसके बाद लगा कि अब ये एग्जाम बार बार नहीं देना पड़ेगा, अब फाइनली हम जो बनना चाहते थे बन गए, तो अच्छी। फिर कैसा रहा था कि इनको फोन लगाया पहले और कैसा रिएक्शन? पेरेंट्स को फोन लगाया, पेरेंट्स बहुत खुश थे, पापा बहुत खुश थे। पापा से मैंने पूछा कि कैसा लगा करके, तो पापा यही बोलते थे, मैंने तो भगवान से भी कभी नहीं मांगा था कि डिप्टी कलेक्टर मिल जाए, सोचता था कुछ बन जाऊं करके, तो फिर जब बन जाए तो वो मोमेंट ही अच्छा रहता है काफ़ी। और आज भी जब पेरेंट्स प्राउड करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, बहुत अच्छा लगता है ना, एक अलग ही चमक आ गई आपकी आंखों में, पता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने इतना अच्छा ना अपने लाइफ के बारे में जो शेयर कर रहे हैं ना, इट्स लेस देन एन इंटरव्यू जैसा नहीं लग रहा है, मतलब ये कन्वर्सेशन जो है ना खुद मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो बाकी लोगों को तो कर ही रहा होगा। इतने सारे हार्श डिसीजन के बाद कभी आपको ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, या कैसे मोटिवेटेड रहे इतने दिनों तक? कम मार्क्स आते होंगे आपके टेस्ट सीरीज़ में, कभी दिलाते होंगे, लोगों को देखते होंगे वो आपसे ज़्यादा मेहनत करे, या कैसा आपका सिचुएशन रहता था, आपने कैसे इस चीज़ को बूस्टअप किया? एंड ये सबसे पहले मेरे को बताइए कि जिस दिन आप अपने प्रिपरेशन के सबसे लोएस्ट पे थे, सबके साथ आता है एक पॉइंट ऐसा, बहुत ज़्यादा लोएस्ट पे पहुँच जाते हो, ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा करके, उससे कैसे बाहर निकले? जैसे कि मैं जब ज्वाइन किया था, कोचिंग ज्वाइन किया था 19 में, जब जॉब छोड़ने के बाद सितंबर अगस्त के आसपास था, तो उस टाइम पे तैयारी अच्छी नहीं थी और मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो सबको मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे हड़बड़ाने लगते हैं कि लोगों को तैयारी नहीं हो रहती और एग्जाम में मार्क्स नहीं आते तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अब तैयारी जब हुई ही नहीं है तो मार्क्स अच्छे कहाँ से आएंगे? तो मैं भी अपने आप को वही समझाता था, अभी तैयारी हुई नहीं है, नॉर्मल है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो, और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है। जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और होते भी है, जैसे जैसे तैयारी होती गई मार्क्स अच्छे आते गए। और एक चीज़ तो ऑब्वियसली डर भी लगता था कि कई लोग बहुत सालों से तैयारी करते थे, 7 साल 8 साल से, और उसके बाद भी कई लोग पोस्ट में ले होते थे, क्लास 3 पोस्ट में, और लाइब्रेरी में दिखते थे कि मतलब सुबह से आए हैं, बैठे हैं, शाम तक उठ ही नहीं रहे, मतलब हम लोग जैसे गप वप मारे, हम लोग बात भी नहीं करते थे किसी से, सिर्फ वॉशरूम के लिए उठते थे। तो मैं और आशुतोष हम लोग यही डिस्कशन करते थे, मतलब इन लोग इतना पढ़ रहे क्या करें, पढ़ाई छोड़ देंगे हम लोग क्या वापस चले? तो लगता था उन लोग को देख के, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले कम पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखा मैं, और वो फिर हेल्प किया। और जब आप अपना ऐसे प्रिपरेशन करते जा रहे थे तो किस टाइप से करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है कि बुक्स पढ़ना चाहिए क्या, एकदम मोटी मोटी जो रहती हैं बुक्स वो सब रेफर करना चाहिए, या फिर आपको जो कोचिंग में मटेरियल मिल रहा है सिर्फ उसके सहारे आपका हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप इसमें? दोनों का मिक्स्ड अप्रोच था। जब हमारे टाइम पे जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था, तो उस टाइम पे हम लिमिटेड चीज़ें भी पढ़े ना तो निकल जाता था। लेकिन अभी मेंस में अभी वही है, लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ना है। मतलब मेंस में तो बहुत कम चीज़ें पढ़ना है, सिलेबस में जितनी दी हुई है पतली पतली कोचिंग्स की बुक या बुकलेट जो आती है सफिशिएंट है। इन प्री में अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। प्री में हमको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे पॉलिटी है उसको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, जो ज्योग्राफी उसको बर्नवाल पढ़ना पड़ेगा, और जो सीजी पोर्शन है, पहले क्या जो कोचिंग की बुक्स आती थी ना उससे क्वेश्चंस आ जाते थे। इस बार जो हुआ है, जो बुक पढ़ के गए थे उनको पता होगा कि उससे क्वेश्चंस आए नहीं थे। अभी भले सारे बुक्स में नजर आ जाएंगे कि इसी से क्वेश्चंस आए थे क्योंकि अपडेट हो गया है, लेकिन उस टाइम को सबको पता है कि कोचिंग की बुक से प्री के क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो उसके लिए ना गीतेश कुमार अमरोहित सर की एक बुक आई है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने मैच करके देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो लगता था ये कहाँ से आ गया करके, वो सारी क्वेश्चंस उसमें थे। तो सीजी पोर्शन में मैं सजेस्ट करूँगा गीतेश कुमार अमरोहित की बुक पढ़नी चाहिए। अच्छा, मतलब वही है आप। और हाँ, अगर किसी को भी और बुक्स पे डिटेल चाहिए कहाँ से क्या पढ़ना है तो सर का यूट्यूब चैनल है। हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने मेंस की बुक्स के लिए बुक लिस्ट भी डाली हुई है, वीडियो बनाया हुआ है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, पीयू CGPSC सर्च करेंगे तो फिर मुझे पूरा बुक लिस्ट प्री मेंस दोनों का भी आपको बुक लिस्ट मिल जाएगा, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल। हाँ, इवन जो RTI कॉपीज़ हैं, मेंस की जो RTI कॉपीज़ होती हैं और जो टॉपर्स के नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, सारी चीज़ें उस टेलीग्राम चैनल में डली हुई है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, क्योंकि हेल्प मिल जाता है इससे नॉर्मली। और जैसे अगर अब हम लोग बिल्कुल, अब मैं एकदम इंस्पायर हो गया हूँ, तैयार हूँ मैं तैयारी करने के लिए कि अब मुझे तैयारी करनी है CGPSC की, तो आप मुझे बताइए कि कैसे, कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं क्या
मेंस का पहले से पढ़ना चालू करूं कि सिर्फ प्री का पढूं? बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, सबके मन में आता रहता है, तो ये बताइए कि कैसे पढ़ा जाए? मेंस के पर्सपेक्टिव में किया जाए कि प्री के पर्सपेक्टिव में किया जाए, क्या चाहते हैं? वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हम तैयारी कब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई जैसे जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर रहा है तैयारी, तो उसको पहले 4-5 महीने तो पूरा मेंस को देना चाहिए और उसके बाद प्री में आना चाहिए। लेकिन अभी अगर कोई तैयारी स्टार्ट करता है, अभी जैसे कि जुलाई स्टार्ट हो गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने भी मेंस को दे सकता है, लेकिन उसके बाद उसको प्री में जंप कर देना चाहिए। क्योंकि अभी जो हम पैटर्न देख रहे हैं, प्री सबसे बड़ा हर्डल है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, तो प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा। और उसके साथ साथ जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं उसको मेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और पैरेलली 2-3 घंटे मेंस को दे के मेंस के भी सब्जेक्ट साथ साथ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अभी क्या है ना, इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले उतना नहीं होता था, क्योंकि पहले टॉपर्स क्या आते थे 90-100 और जो कम आता था 60-70 ऐसे होते थे। अभी के टाइम पे टॉपर्स क्या आ रहा है 130 और जो कम आ रहा है 45-50 ऐसा तक भी आ रहा है, मतलब इतना डिफरेंस है। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इंटरव्यू का ना पैरेलली थोड़ा तैयारी करना चाहिए, तो बहुत उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता था, उसको हॉबी परस्यू करता था, मतलब जैसे कि दृष्टि IAS या जिसकी मॉक इंटरव्यूज होती हैं यूट्यूब में, उसको मैं जैसे खाना खा रहा हूँ तो ईयरफोन लगा के उसको देखते रहता था, उसको देखने में बहुत मजा आता है, तो वो हम देख सकते हैं। और उसको देखते टाइम मैं यही सोचते रहता कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या आंसर दूंगा। तो इससे ये हेल्प ये हुआ कि जब मैं फाइनल इंटरव्यू दिया तो जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कुछ भी नए नहीं लगे, तो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर थी ऐसा लगा। और दूसरा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर में पढ़ता था तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चल जाती है, तो ये करना चाहिए ऐसे। बहुत अच्छा है, मतलब मैं ये नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होती रहती है अगर आप उसको खुद से रिलेट करके अगर करते रहो ना अपना प्रिपरेशन, तो आपका हमेशा एक अपर बेनिफिट रहेगा इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने प्री निकाल लिया सर, ठीक है, अब मुझे बताइए कि मेंस का क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आता है। लास्ट लिखे थे कॉलेज में, लंबा कुछ था। अब अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इतने सारे पेपर, 7 पेपर से एक के बाद एक, पहले तो ये कैसे हैंडल किया जाता है कि आज आप 2 पेपर दिलाए, कल आप 2 पेपर दिलाए, तीसरे दिन तक बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें कैसे करते थे? जी, जैसे कि प्री के बुक लिस्ट हमको काफ़ी डीप में पढ़ना है, प्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेंस में हमारी रिक्वायरमेंट है हमें काफ़ी ऊपर से पढ़ना है, सारी चीज़ें डीप में जाके नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने एक बुक रखा था मेंस के लिए, सिलेबस, जिसमें सिलेबस दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए थे। मैं जब भी पढ़ना चालू करता था उसको एक बार पलटता था कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन आए, और मैं अपने आप को वहीं तक लिमिटेड रखता था, मैं उसी टाइप की चीज़ें पढ़ता था। तो ये हो गई। और जैसे मैंने बुक लिस्ट डाला हुआ है, मेंस का भी डाला हुआ है, प्री का भी डाला हुआ है, वो फॉलो कर सकते हैं, और दोनों की बुक लिस्ट अलग अलग है। तो लोग जैसे पूछते हैं अगर हम एक ही बुक पढ़ना चाहें तो जो प्री की बुक लिस्ट है ना, जैसे बर्नवाल है या फिर पॉलिटी के M लक्ष्मीकांत है, जो आप प्री की जितनी भी बुक्स हैं ना आप मेंस में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि मेंस में हमें काफ़ी कम चीज़ें पढ़ना है, तो या तो आपको उसी से अंडरलाइन करना पड़ेगा प्री की बुक से, या फिर उसके अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा लिखने के मामले में आलसी था, तो मैं नोट्स नहीं बनाता था, मेंस की अलग से बुक ले लिया पतली, तो आप वो कर सकते हैं। मैंने मेंस में जो बुक लिस्ट डाला है डायरेक्ट उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर प्री की बुक्स को अलग से नोट्स बना के फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा है कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए लिखने की। आप जैसे बोल रहे हैं, मेरी भी आदत वही हो गई थी, मैं क्लास 8 तक हिंदी मीडियम में था और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, तो हिंदी मीडियम में ऐसा कि नाम ढंग से नहीं लिखाता था, बहुत बुरी स्थिति थी, लिखने की आदत छूट गई थी। तो उसके लिए वही है, रेगुलर टेस्ट सीरीज दिलाइए और लिखने की प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट सीरीज को इतना सीरियसली दिलाइए ना कि वो लगे कि आपका फाइनल एग्जाम है। तो अगर आपकी 3-4 दिन एक पेपर के लिए छुट्टी है तो उसको इतना सीरियसली पढ़िए कि एकदम फाइनल एग्जाम है, और उसमें कोशिश करिए कि अब अगर छूट गया तो कभी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसको अंतिम सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करिए 3-4 दिन में। और उसके बाद टेस्ट को फाइनल, मतलब मैंने आज तक जितना टेस्ट लिखा है ना, मैंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। कई लोग का होता है ना ये छोड़ देते हैं, ये कोई छोड़ा नहीं, उसको उतना ही सीरियसली दिलाया जितना फाइनल टेस्ट होता था। और 3 घंटे में अगर कंप्लीट करना है तो 3 घंटे में करना है, हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो, क्योंकि घर में दिलाता था तो, लेकिन उसको बहुत सीरियसली दिलाता था। और उसके बाद आप जैसे बोल रहे हैं कि 3 दिन में 4 दिन में पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो जस्ट मेन से पहले एक मॉक टेस्ट होता है, उसमें भी वैसे 4 दिन में 7 पेपर होता है। तो वो जब हम दिला लेंगे ना, तो मतलब हमारे इतना प्रेशर हम लोग ऑलरेडी जब हैंडल कर लेंगे, तो किसी में था ना कि दबंग में से डायलॉग था कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो जितना डरना सब एग्जाम से पहले डर लो, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम हॉल में डर खत्म हो जाता है। फिर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल जैसे टेस्ट सीरीज दिला रहा हूँ या घर में लिख रहा हूँ। तो वो पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पीस ऑफ माइंड होती है ना, 50-60 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम हड़बड़ी में छोड़ डालते हैं। तो अगर हम नॉर्मल वहाँ पे रहेंगे तो वो 50-60 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज दिलाइए, उससे हेल्प होता है, और फिर फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होता, प्रैक्टिस जब रहती है तो। अच्छा, जब ये टेस्ट सीरीज दिला देते हैं तो किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए इस चीज़ का?
टेस्ट सीरीज से हमको ये पता चल जाता है कि हमको कौन कौन से एरिया में पढ़ाई करनी है। जैसे सिलेबस में कई बार किसी चीज़ में डीप में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार में ज़्यादा नहीं आते हैं, तो हम जो बन जाते हैं वो तो ठीक है, उसके भी एक बार मॉडल आंसर देख लें। और जो नहीं पढ़े रहते हैं उसको फिर अपन को देखना होता है कि क्या क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, किस टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं, उसको पढ़ना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमको टॉपर्स की कॉपी देखना है। हम जहाँ पे टेस्ट दिला रहे हैं वहाँ पे जो टॉपर्स हैं, क्योंकि हमको कोई कितना भी सजेस्ट कर दे कि अगर ये 4 लाइन में ये लिखना, मैप बनाना, ये बनाना, हमारे मन में यही आता है ये तो हो नहीं सकता, ये बस ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की कॉपीज़ देखते हैं ना, तब हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ें हो सकती है। तो ये टॉपर्स की कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है। और अपने लिखने के बाद हमको दूसरे की देखने से हेल्प होता है, क्योंकि पहले हम जब दूसरों की कॉपीज देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ये तो मैं भी लिख दूंगा, मैं भी लिख लूंगा। जैसे मेरी अभी आरटीआई कॉपी डली हुई है, बहुत लोग के मन में आता होगा कि ये तो मैं भी लिख दूंगा, नॉर्मल ही लिखा है। लेकिन जब हम खुद लिखते हैं ना, उसके बाद जब दूसरों की कॉपीज देखते हैं तब समझ आता है कि इन लोग ये चीज़ लिख पाए थे, मैं नहीं लिख पाया था। तो हमको दूसरों की कॉपीज तभी देखना चाहिए जब उसका आंसर हम खुद लिखते हैं, तब वो हेल्प होता है। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा। बहुत सही है, मतलब रियलिटी चेक आपको हमेशा रखते रहना है कि भाई ऐसे हवा में नहीं, आपको खुद देखना है कि आप उसके कैपेबल हैं कि नहीं, कि मतलब आप चेक करके देख सकें कि किस तरीके से आपने लिखा है और उसने लिखा है, ये मैच कर सकें। बहुत अच्छा है, मतलब निकल गया मेरा मेंस भी निकल गया। तो आप ये बताइए कि अब आपका जितना मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए इंटरव्यू में, तो ये तो अभी आपने बता दिया मुझे कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए करके, शुरू से ही आपको खुद से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। पर नेक्स्ट ये है कि आपका उस दिन क्या हुआ था, मतलब जब वो अंदर गए थे आप, किस तरीके से जाना चाहिए, कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पर? हाँ, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। हल्का हल्का तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रॉपर जो तैयारी होती है ना, वो जनरली हम गलती यही करते हैं कि जब हमारा इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ जाता है ना, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो मुझे पता चल गया था, सबको पता चल गया था कि अब रिजल्ट आने वाला है मेंस का। तो मैंने 15 दिन पहले ही ना, रिजल्ट आने से पहले ही मुझे ये था कि 2 मेंस लिखा है, या तो इस बार सेलेक्ट होंगे या अगले बार, मतलब इंटरव्यू तो दिलाना ही है, तो तैयारी क्यों ना पहले ही कर लिया जाए। तो मैंने प्रॉपर तैयारी चालू कर दी थी। यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता था, जो विकास देवी कीर्ति सर है उनके वीडियोस देखता था कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। तो और इवन मैंने ना नोट्स बनाने चालू कर दिया कि मुझसे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं क्या आंसर दूंगा, जैसे मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना है तो मैं क्या दूंगा, वो सब मैंने सारी चीज़ें लिख ली थी कॉपी में। और जो मेरे ब्रांच के प्रोफेसर थे, मैं उनसे जाके मिला था कि सर इस माइनिंग के हूँ तो माइनिंग से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आंसर होगा। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा दिलाए थे। मतलब जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने 9 मॉक इंटरव्यू दिलाया था, और जो सेकंड इंटरव्यू होता उसमें भी 5 के आसपास दिलाया था। तो वो उससे बहुत हेल्प हुआ। जब और सबके साथ नॉर्मल होता है, जब मैं पहली बार मॉक इंटरव्यू दिलाया ना तो मैं हकलाने लगा था, मैं भी डरने लगा था। अभी मतलब कॉन्फिडेंट नजर आ रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमेशा से कॉन्फिडेंट था। जैसे एक बशीर बद्र का शेर है ना कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं क्या, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो अभी हमको ये जर्नी दिखाई देती है कि सब अच्छे हैं, तो ये लगता है कि वो हमेशा से वैसे रहोगा, लेकिन हमेशा से वैसे नहीं होते। सबकी लाइफ में वही स्ट्रगल होती है। जब मैंने इंटरव्यू पहली बार दिलाया तो हकलाने लग गया था। तो लास्ट में रिव्यू देने टाइम सर ने भी कहा कि तुम हकलाते हो क्या ऐसा करके। तो मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं नर्वस हो गया था। तो फर्स्ट टाइम सब नर्वस होते हैं, लेकिन 8-9 मॉक इंटरव्यू जब दिलाया ना तो डर एकदम खत्म हो गया था। और इवन बाद में रियलाइज़ हुआ कि मॉक इंटरव्यू थोड़ा टफ होते हैं, रियल इंटरव्यू काफ़ी काम होता है, उन लोग बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं। तो जब रियल इंटरव्यू हुआ तो ऐसा लगा कि नॉर्मल बस बातचीत हो रही है, काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू रहा। और वही बेसिक क्वेश्चंस वैसी टाइप के रहते हैं, आप क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, या फिर आपने माइनिंग, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग के था तो पता थी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबने यही सजेस्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये होते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, उसको सीधा मैंने सॉरी सर नहीं याद है, अब सॉरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपका इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ ना कि आपको अगर अच्छा जाना है, आपको रेगुलरली उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। चाहे वो मीन्स है, आपको पेपर लिखना है, आप उसका प्रैक्टिस करो। चाहे वो आपका इंटरव्यू है, आप उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करो, मॉक दिलाओ जितना ज़्यादा हो सके। तब आपका हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल गेट रियली गुड रैंक, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये सही में एस्पिरेंट्स को ना हेल्प करेगा, क्योंकि कई लोग ना खासकर हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से रहे या थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस ऐसे लो हो जाता है ना, तो आप खुद ब खुद आपके मार्क्स कम होने लगते हैं और वो रिफ्लेक्ट होता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। एक मन में थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, छोटे शहर से, हम पे वो नहीं रहेगा। इवन इंटरव्यू छोड़िए, जब मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो अभी तो हिंदी मीडियम काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई थी। बीच में 2-3 साल हिंदी मीडियम की रिजल्ट काफ़ी डाउनफॉल में थी। तो सबने मुझे यही सजेस्ट किया था, तू इंग्लिश मीडियम से है, तो इंग्लिश में दिला, इंग्लिश मीडियम वाले स्कोर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्कोर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी हमेशा चाहिए थी कि मुझे जो सही लगता है मैं वही फॉलो करता हूँ। तो मुझे ये था कि मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, तो मैं वही हिंदी में दिलाऊंगा। और
हुआ भी वही कि हिंदी मीडियम का अच्छा रिजल्ट है, और इस बार तो काफ़ी अच्छा इवेंट जो हमारी रैंक 1 है वो हिंदी मीडियम से हैं, और बहुत लोग हिंदी मीडियम से सेलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल आपका मीडियम बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो नॉलेज है वही मैटर करता है। बहुत सही। ये एक्चुअल में एक इंस्पिरेशन है हिंदी मीडियम्स के लिए कि मत सोचिए, बस मेहनत करिए। और ये हम लोग हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं ना कि जो भी बंदा चाहे कैसा भी रहा हो, अगर मेहनत कर रहा है तो आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकता है। बिल्कुल। बहुत सही। फाइनली बन गया, मैं प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू निकल गया आपके हेल्प से। तो ये मुझे जानना है सबसे पहली बात कि मुझे तैयारी करनी कैसी चाहिए। आपका टाइम टेबल क्या रहता था? आप कब कैसे कैसे पढ़ते रहते थे? कितना कितना क्या दिन भर पढ़ते रहते थे? क्या 12-15 घंटे? मुझे बोलते नहीं 16-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे वो 16 घंटे वाले थे कि बीच में मस्ती वस्ती करते थे, कहीं जाते थे? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि कई बार ना लोगों का बर्नआउट हो जाता है ना, बहुत पढ़ते रहते समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए करके। तो कैसे आप ब्रेक लिया करते थे, कैसे रिफ्रेश होते थे, इसके बारे में बताइए। तो मैंने 3 टाइप के शेड्यूल फॉलो किए थे जनरली, और प्रिपरेशन भी लोग 3 तरह से करते हैं, तो मैं तीनों का अलग अलग शेड्यूल था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कोचिंग जाता था, तो कोचिंग के अकॉर्डिंग मेरी शेड्यूल थी, मेरी कोई खुद की टारगेट नहीं थी, कुछ नहीं थी। कोचिंग मैं सुबह जाता था 7 बजे से 10:30 तक मेरी प्री की क्लास रहती थी, और उसके बाद मेंस की क्लास रहती थी। तो वापस आता था, मेरा सिर्फ यही टारगेट होता था आज जो कोचिंग में पढ़ाएं मुझे वो चीज़ें ख़त्म करनी है। तो मैं वापस आके उसको ख़त्म करता था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उसमें मैं खुद की जो बुक्स थी मेरी थी कि एक पैरेलली एक 1-2 सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा, तो वो मैंने ख़त्म किया। तो ये था। मैं लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि या तो आप खुद की तैयारी करो या कोचिंग के साथ करो, मतलब आपको जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो। बीच में लोग कई लोग ले जाके छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ा गलती होती है। जैसे लोग जाते हैं कोचिंग और घर आके अपनी कुछ पढ़ने लग जाते हैं, तो इससे ये होता है कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो याद ही नहीं रह जाती है, तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं वो चीज़ें पढ़ना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको कोचिंग में अगर आर्टिकल 19 पढ़ाए हैं तो वापस आके उसको रिवाइज करना चाहिए, और उसी चीज़ को हमको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 19 में लक्ष्मीकांत में और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन कोचिंग में जो पढ़ा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ दिए तो वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो वापस आके बुक से पढ़ लिया, और जब उसके बाद टाइम बचता है तो पैरेलली हम कोई सब्जेक्ट चला सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है उसको पैरेलली खत्म करना चाहिए। तो ये मेरा शेड्यूल था कोचिंग के साथ। उसके बाद जब मैं मेंस दिला रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जून 2020 में एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना के कारण। और उसके बाद अचानक अक्टूबर में होने वाला था, और 45 दिन या 50 दिन पहले डेट आया कि अब अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर 2020 में। और मैं एकदम लाइट लेके चल रहा था कि एग्ज़ाम अब 6 महीने साल भर बाद होने वाली, तो एकदम तैयारी बंद थी। फिर उसके बाद अचानक डेट आया 45 दिन, अब मेरे पास 45 दिन है करके। तो 30-40% तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन बाकी बचा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसमें सिर्फ 2 दिन जैसे मिलता था, 2 दिन या 3 दिन एक पार्ट के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो मैं 2 दिन तक लगातार वही सब्जेक्ट पढ़ता था। मेरा पूरा टारगेट होता था कि 2 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है कैसे भी करके, और उसको ऐसे डिवाइड कर देता था। अगर मेरे पास 2 दिन में 100 पेज पढ़ना है तो 50-50 पेज एक दिन का डिवाइड कर दिया। फिर 50 पेज अगर मुझे पढ़ना है 10 घंटे में तो उसको डिवाइड कर दिया 1 घंटे में इतना है, तो और सामने घड़ी रखता था, तो वो इतना पेज मुझे कंप्लीट करना है, वो ऐसा फिक्स शेड्यूल होता था, ये ऐसे पढ़ते जाना, इसको एक ब्रेक डाउन कर देता था। और उसके बाद 2 दिन में उसको कैसे भी करके खत्म करना। उसके जब फाइनल एग्जाम है उसको एकदम एग्जाम की तरह मुझे लिखना है, तो 3 घंटे मुझे पेपर खत्म करना है, तो उसको फिर वैसे दिलाता था। ये टेस्ट सीरीज की थ्रू तैयारी मैंने की, तो ये मेरा शेड्यूल था। ऐसे तरीके से मतलब आप एक्चुअल में आपने जो बनाया था उसको फॉलो किया। कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, आपके साथ नहीं होता था क्या कि कभी आपने जो ऐसे सोचा है वो नहीं हो पाया, तो फिर आप क्या करते थे, बैकअप प्लान के लिए फिर से शुरू करते थे या क्या चेंज करते थे? जैसे ये टेस्ट सीरीज़ वाला मैं तैयारी करता था, तो इसमें यही मेरा रहता था कि इस टारगेट को मेरे को 2 दिन में ख़त्म करना है, और अगर 2 दिन में ख़त्म नहीं हो तो इसको मैं खींचूंगा नहीं, इसको ये छूट जाएगा। तो ये मतलब मेरे पनिशमेंट की तरह था, अगर यहाँ पे छूट गया इसको मैं अब नहीं छूंगा। अब इसको मुझे बाकी सब्जेक्ट का जो शेड्यूल है उसमें मुझे टाइम बचा के ये चीज़ कवर करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता तो मेरी आदत बन जाती कि सारे सब्जेक्ट को मुझे खींचते जाना है। अच्छा। तो अगर 2 दिन में खत्म नहीं हुआ तो दूसरा सब्जेक्ट मुझे 1.5 दिन में खत्म करना है, उसका आधा दिन में मुझे ये खत्म करना है। तो ऐसा करके मैं टारगेट मीटअप करता था। तो ये चीज़ था। और तीसरी चीज़ की, जैसे कि ऐसा जो पेन पेपर में जो शेड्यूल बनाते हैं ना, वो मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं बनाया। अच्छा। कि सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 बजे तक फ्रेश हो जाना है, फिर 5 मिनट ये करना, 10 मिनट, मतलब इतना डिटेल जो प्लानिंग होती है ना, वो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। क्योंकि हमारी शेड्यूल कुछ अलग ही बनी रहती है, और हम लोग जो लिख के बनाते हैं वो अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे उठने की आदत है, हम अगले दिन से बना देते हैं मुझे 5 बजे सुबह उठना है, तो फॉलो हो ही नहीं पाएगी ना। हमको डे 1 पे ही पता है कि ये चीज़ फॉलो नहीं होने वाली है, और जैसे ही वो अगले दिन फॉलो नहीं होगी हमारे माइंड में आ गया कि ये शेड्यूल किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हमें शेड्यूल हमेशा एकदम प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। तो मैं क्या करता था, लिख के कभी नहीं बनाया, मैं हमेशा माइंड से सोचता था
कि मेरा जो आज का शेड्यूल है उसको धीरे धीरे ऑप्टिमम करने जाना है। जैसे अगर मैं आज 9 बजे उठ रहा हूँ, मेरा कोशिश रहता था अगले दिन 8 बजे उठूँ। अगर 2 घंटे पढ़ूँ तो कोशिश करता हूँ उसको 3 घंटे पढ़ने का। उसको मतलब अपनी शेड्यूल को बेस्ट करते करते मैं कोशिश करता था हफ्ते 10 दिन में बेस्ट अच्छी शेड्यूल मिल जाए। तो इससे उसके बाद जो चीज़ें आती थी ना वो सस्टेन करती थी। हम पहले दिन टारगेट कर देंगे कि हमको ये शेड्यूल फॉलो करना है, 15 घंटे पढ़ना है, इतने 4 घंटे सोना है, तो हमें पता है कि वो चीज़ें फॉलो नहीं होने वाली है, तो वो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए जो हमारा करंट का शेड्यूल है उसको धीरे धीरे से ट्रेन होता है ना, अचानक से स्पीड नहीं पड़ती, धीरे धीरे करके, तो कोशिश करनी चाहिए धीरे से उस स्पीड को पकड़ना चाहिए। बहुत सही। अच्छा, वो ये क्वेश्चन मैं पूछ लिया क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से किया जाए, तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच था। अच्छा, जब हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते रहते हैं तो बीच में अगर कोई हर्डल आ जाए, ठीक है, ऐसा कभी कुछ हो गया, जैसे कोई फंक्शन हो गया या किसी का कुछ डेथ हो गया या कुछ भी जो नहीं होना चाहिए ऐसा हो जाता है, जैसे आजकल का फैशन है तो हार्ट ब्रेक भी हो जाता है ना, दिल टूट जाते हैं लोगों के, तो इसके बीच में फिर क्या करना चाहिए? आप कैसे वापस ज्वाइन बैक करते हो? कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो या पता हो कैसे कोई किसी ने किया? सबसे पहले तो हमें ही पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी फेलियर हो सकती है, तो उसको हमको पहले ही पता करना है कि ये चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करने वाली, उसको मैं पहले ही ओवरकम कर लूँ। क्योंकि जनरली लोग गलती करते हैं कि उसको 1-2 साल तक चलने देते हैं, उसके बाद फिर एनालाइज करते हैं कि क्या गलती हो रही है, फिर सुधारते हैं। तो मैंने पहले ही वो चीज़ देखा कि क्या क्या चीज़ें में दिक्कत कर सकती है। तो जैसे सबसे पहले समझ आया, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रहा, या बिलासपुर में मेरी बहुत ज़्यादा फैमिली रहती है, तो मैं बिलासपुर से प्रिपरेशन करूँगा तो बार बार यही, जैसे आप फंक्शन बोल रहे हैं, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, ये वो, तो मुझे समझ आया बिलासपुर में रह के तैयारी नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही रायपुर चले गया, रायपुर ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे समझ आया वहाँ पे ज़्यादा फैमिली रहती नहीं है, तो इससे मैं वैसे ही दूर हो गया। तो फैमिली फंक्शन और ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड करता था वैसे ही। और दूसरा ये हुआ कि थोड़ा लक भी था या जो भी बोले, लगातार मेरी सारी चीज़ें निकलती गई। मैं 2 साल तैयारी की थी, 2 साल में मैंने 2 प्री दिलाया, 2 मेंस, 2 इंटरव्यू, सारी चीज़ें लगातार क्लियर होते गई, तो एक कॉन्फिडेंस बनते गया कि मैं जो रास्ते में वो सही जा रहा है। अगर उसमें किसी भी कारण अगर एक भी चीज़ ब्रेक होती, जैसे कि प्री नहीं निकलता, मेंस नहीं निकलता, तब फिर वो ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होती है। तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, तो इसलिए वो मतलब डाउनफॉल वाला मोमेंट मैंने फील नहीं किया। ठीक है, पर पता चला कि ना आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको पहले से पता रहना है कि ये चीज़ें अगर हो सकती हैं आपके प्रिपरेशन के बीच में, तो उनके लिए कंटिजेंसी प्लान रहना चाहिए कि हाँ अगर होगा तो ये कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाणक्य भी बोलते हैं कि अगर सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर खुद की गलतियों से सीखने लगे तो लाइफ ही कम पड़ जाएगा। तो दूसरों को ऑब्जर्व कर लो कि कोई अगर फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है, और वो चीज़ों को पहले ही अपने आप में डाल लो। जैसे कि लोग क्या करते हैं, सिलेबस ही नहीं देखते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, बस खाली फोकस करते हैं 15 घंटे पढ़ने, 20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इधर जाना है और मैं इधर कितना भी तेज भागते रहूँ लेकिन इधर तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा ना, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही सारी चीज़ें आप देख लो। मैंने पहले थोड़ा पता किया उस फील्ड में कि क्या क्या, जैसे हर बार मैं एग्जांपल देता हूँ, शार्पनिंग द सॉ वाला एक एग्जांपल है। एक आदमी को पेड़ काटने दिए, 2 आदमी को पेड़ काटने दिए और टारगेट था कि कितना पेड़ काटना है। तो एक आदमी क्या किया, डायरेक्ट आरी लिया और काटना चालू कर दिया। एक आदमी ने क्या किया, उसको आधे घंटे पहले धार किया आरी को, उसके बाद काटना चालू किया। तो वो जो सेकेंड आदमी था ना, उसका रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा आता है। तो वो चीज़ हमको पीएससी में भी करना है कि हमको बस किस फील्ड में जा रहे हैं उसमें पहले अपन को पता करना है कि वो फील्ड है क्या, उसकी डिमांड क्या है। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात किया, यूट्यूब में वीडियोज़ देखें कि कैसे हमको पढ़ाई करना, उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो ये चीज़ हमको करना चाहिए, डायरेक्ट जंप नहीं कर जाना चाहिए कि बस पढ़ना चालू कर दिए, क्या पेपर आ रहा है हमको पता ही नहीं। जैसे मैंने कई लोगों को मेंस की तैयारी करते देखा, उनको सिलेबस भी नहीं पता ना, उन्होंने आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, बस बुक उठाए पढ़ते गए, और कई बार उनको बाद में पता चलता है हम कई ऐसी चीज़ पढ़ गए जो सिलेबस में नहीं था। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये चीज़ मैंने पहले ध्यान रखा, इसलिए शायद कम टाइम में फिर सिलेक्शन हो गया। नहीं, तभी आप मुझे ना बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति लगे। पता है आपको पता था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें पहले से संभाल के रख लेना है, क्योंकि आपने पहले अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली थी, आपको कहाँ प्रिपेयर करना है ये पता था, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेस रहेंगे, सब कुछ पता था। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हम लोग अब ऑलमोस्ट एंड पे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे कि आज के जो एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं उनको आप क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यार ये आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा? हाँ, अभी जो जैसे पैटर्न चेंज हुए, प्री सबसे बड़ा हर्डल है अभी के टाइम पे। तो अभी जो जिन्होंने प्री दिया होगा उनको थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि अब क्या होगा करके, क्योंकि हमसे एग्जाम निकल नहीं रहा है। तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि प्री ही नहीं निकलता, और जैसे ही प्री निकलता है ना वो पोस्ट ले लेते हैं। जैसे हम नीर भी देख सकते हैं, आशुतोष देख सकते हैं, दोनों का प्री नहीं निकला था और अगले बार सीधा डीसी बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अगर आपका प्री नहीं निकला है ना, तो डरे मत, कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखिए।
और थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए और क्वेश्चंस लगाइए, और प्री जिस दिन निकलेगा और अपने मेंस के लिए भी तैयार रखिए, फिर सीधा आप एक बार में पोस्ट लेंगे। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। बहुत सही, थैंक यू सो मच। तो अब पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ी मस्ती वाली बातें करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट राउंड में रैपिड फायर राउंड रहेगा ये। तुरंत आपको क्वेश्चन, जो पहली चीज़ आएगी आपको बताना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो शुरू करेंगे। अगर आप और कुछ बनना चाहते हैं इस जीवन में तो क्या बनना चाहेंगे पीयूष तिवारी छोड़ के? मतलब पोस्ट? हाँ, नहीं, पोस्ट नहीं, एज अ पर्सन आप किसी और का, कोई और पर्सन में चेंज होना चाहेंगे तो किन में बदलना चाहेंगे? मैं APJ अब्दुल कलाम को काफ़ी एडमायर करता हूँ। मैं अगर मौका मिले तो वैसा कुछ बनना चाहूँगा। बिल्कुल। बहुत सही। और ये बताइए कि आपको अगर मौका मिले कि आप एक ऐप जो है वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दे, पर फिर भी नहीं कर पाते, ये कौन सा ऐप हो सकता है? सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, ये कर पाऊँ तो। अच्छा, और अगर आपको टाइम मशीन मिले तो कौन सी जगह आप जाना चाहेंगे और उसको चेंज करना चाहेंगे, या कुछ भी आपके हिसाब से? मैं कॉलेज लाइफ जाना चाहूँगा और उसको और फिर से एंजॉय करना चाहूँगा, और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता, और शायद मैं उस टाइम पे UPSC स्टार्ट करता और शायद IAS की प्रिपरेशन स्टार्ट करता। अच्छा। हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी से मिलने का, तो आप किन से मिलना चाहेंगे, क्या बात करेंगे? शाहरुख खान से ही मिलना चाहूँगा, और क्या बात करूँगा मुझे भी नहीं पता, बस मिलना चाहता हूँ, वो बहुत पसंद है। सर एक बार ये करके दिखा दो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए प्लीज़ लेके आइए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच इतने सारे अच्छे आंसर्स देने के लिए। तो अब हम लोग अपने बस लास्ट एंड पे आ चुके हैं, टैग ए टॉपर, ठीक है? आप किनको टैग करना चाहेंगे और फिर उनको हम लोग इनवाइट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड के लिए? मैं नीर और आशुतोष दोनों को टैग करना चाहूँगा, दोनों ही मेरे फ्रेंड हैं और दोनों ही DC हैं, तो आई थिंक और वो टाइम दे पाएंगे, तो मैं उन्हें टैग करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोग के साथ स्पेयर करने के लिए, और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले एपिसोड के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।